जीन्स टॉप पहनना, बस्ता टांगना, किताबें भरना और कॉलेज की कैंटीन में जाकर बैठना। आप कहेंगे ये तो रोज़ किसी कॉलेज जाने वाले छात्र का काम होता है, लेकिन आपको पता लगे कि वो छात्र मेडिकल कॉलेज में जा रहा था या जा रही थी और वो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और पेशे से पुलिस कांस्टेबल हैं, है ना, अपने आप में पूरा फिल्मी मसाला। इंदौर की संयुक्तागंज पुलिस स्टेशन में तैनात शालिनी चौहान 24 साल की हैं और उन्होंने 4-5 महीने पुराना एक रैगिंग का केस था जिसको अपनी टीम के साथ और जो वहाँ के आला अधिकारी हैं पुलिस के, उनके साथ मिलकर के सॉल्व किया है। और इस वक्त तहजीब काजी जो संयुक्तागंज पुलिस स्टेशन के इंचार्ज और उनके साथ शालिनी चौहान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तहजीब जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कोई परंपरागत केस नहीं था, खत भी गुमनाम था या आप लोगों को दिल्ली में काउंसिल से बात करनी पड़ी, तो कितना आसान या कितना मुश्किल था इस केस को सॉल्व करना? पहले तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको अप्रिसिएशन के लिए, पुलिस वर्क के लिए। दूसरा ये कि आप बता रहे कैसे प्लान किया था, तो उसके लिए यह था कि जब हमके पास ये कंप्लेंट आई थी तो कंप्लेंट के समय फरियादी के कोई नाम नहीं थे, ना आरोपी के नाम थे इसमें। उनने जो साथ में चैट लगाई थी, व्हाट्सएप चैट, वो भी उसमें नंबर फरियादी और जो आरोपी थे उनके नंबर डिलीट करके लगाई थी। जब हम स्टूडेंट से पूछ रहे थे वर्दी में जाकर, तो वो लोग भी सामने डर के और भय की वजह से बता नहीं पा रहे थे। हमने फिर दिल्ली में जो इनकी हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से नंबर लेने का प्रयास किया, तो नंबर नहीं मिल पाए। उन्होंने उनकी जो संहिता है उसके हिसाब से वो नंबर नहीं बताते हैं फरियादी का। फिर हमने व्हाट्सअप फेसबुक पर लॉगिन कर अमेरिका से जानकारी लेना चाहिए, उनके द्वारा भी जानकारी नहीं उपलब्ध कराएगी। तब पुलिस के जो परंपरागत तरीका होता है पूछताछ का और गोपनीय रूप से पूछताछ करने का, वो उसका प्लानिंग की गई और हमने हमारी टीम बनाई जिसमें शालिनी और दूसरे भी कांस्टेबल्स वगैरह थे। सब लोगों को भेजा कैंटीन और जो कैंपस था उसके आसपास जाकर, जहाँ पर चाय की दुकानें थी या जहाँ से उठते बैठते थे स्टूडेंट, वहाँ जाके अपनी आइडेंटिटी हाइड कर दूसरी आइडेंटिटी बताया, कभी नर्स, कभी डॉक्टर्स, कभी कोई ग्रुप बन के वहाँ पर बातचीत करते थे। और ये जो शालिनी और जो दूसरे सिपाही वगैरह जाते थे, ये वहाँ पर जाके जूनियर्स से बात करते थे और बात करने के दौरान ये पता चल जाता था किस प्रकार से उनको परेशान करते हैं सीनियर, कौन परेशान करता है। तो ये लोग आके फिर हमको बता देते थे कि ये लोग हैं, तो उन लोगों से हम अपने हिसाब से काउंसिल करके बात करते थे। उनका जो लीगली स्टेटमेंट वगैरह होना होता था वो स्टेटमेंट ले लेते थे और इस प्रकार हमको साक्ष्य मिले इसमें और इस केस का खुलासा हुआ। शालिनी, आप बिल्कुल एक कॉलेज छात्र जैसी ही लगती हैं, युवा हैं। आपके लिए कितने अलग तरह का यह अनुभव था, खास करके कॉलेज कैंटीन में जाकर बैठना, उनसे बातचीत करना और इस मामले की तह तक पहुंचना? मेरे लिए एक नई चीज़ थी ये। हमारे जो ऑफिसर्स थे उनके निर्देशानुसार मैं स्टूडेंट बन के जाती थी वहाँ पर और फ्रेंडशिप करती थी और कुछ अपनी बातें बताती थी और उनसे भी कुछ बातें रैगिंग की करती थी मैं। तो उस हिसाब से धीरे धीरे फिर उन्होंने नाम बताए कुछ लोगों के और फिर मैं सारे अपने सीनियर्स को आकर बताती थी। तो जब आप जाती थी वहाँ पर, तो बच्चे तो एक दूसरे को पहचानते हैं, कोई नया चेहरा आपका जैसे देखते हैं तो वो सवाल नहीं पूछते थे आपसे? सवाल पूछते थे, लेकिन मैं थोड़ा सा घुमा देती थी बात को और अपने में वो हो जाती थी थोड़ा सा कि, तो उन्हें इतना कोई पता नहीं पड़ता था। कैंटीन में सभी तरह के लोग रहते थे। जब भी ये क्वेश्चन 1-2 बार हुआ है तो मैं बात को घुमा देती थी। तो वहाँ पर आपके साथ और कौन कौन से लोग थे आपकी टीम में? कितने पुलिस वाले या कैसे आपको सपोर्ट मिलता था? मार्गदर्शन कैसे मिला आपको अपने वरिष्ठों से? हमारे जो प्रधान आरक्षक है कालीचरण सर, वो जाते थे और आरक्षक रिंकू भैया। तैयारी कैसे की आपने? मतलब एक पुलिस की अलग दिनचर्या होती है और ऐसे में कॉलेज में जाकर के बैठना और समझना उनसे। पूरे बैग में किताब कॉपी सब रखकर और सिविल ड्रेस पहनकर जाती थी, वाइट कलर का ब्लेजर, मुंह पर मास्क, पूरा स्टूडेंट के गेटअप में जाती थी। कैसे उन छात्रों से मिलती कैसे थी, उनको अप्रोच कैसे करती थी, कैसे मतलब पता लगाना था आपको कि कौन कौन से छात्र हैं? जी, हमारे जो तो अगर आप पहले दिन से पूरा घटनाक्रम बता पाएं। उनसे धीरे धीरे बातचीत करती थी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कुछ अपनी भी बातें बतानी पड़ती है, तब जाके लोग अपने से घुलते मिलते हैं। तो वैसे मैंने उनसे भी बातें निकलवाई धीरे धीरे करके, तो वैसे बताती।
थोड़ा मतलब अगर उस दिन के बारे में और आप बता पाएं, या उस पूरे घटनाक्रम के बारे में, पूरे उस कालचक्र के बारे में अगर आप बता पाएं। वैसे एकदम से नहीं हुई थी, थोड़ा टाइम लगा है इस चीज़ को, बट अपने बारे में भी कुछ बताना पड़ता है, तभी सामने वाला भी थोड़ा घुलता मिलता है अपने से, तो वो चीज़ मैंने की और हम लोग सब। एक्चुअली इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये इसको हम समझा के भेजते थे कि तुमको सिर्फ बात करना उनसे कि उनके साथ क्या है। एक्चुअल में क्या, जो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो वर्दी में जब गया और उसने पूछने की कोशिश की, तो वो लोग ये बता देते थे कि नहीं यहाँ तो सब बढ़िया है, यहाँ सब कुछ नहीं होता। और उन्हें ज्ञापन टाइप बहुत ज़्यादा सीनियर जूनियर सब ने मिलकर डीन को भी दे दिया था कि नहीं यहाँ ऐसे कोई घटना नहीं होता है इस टाइप से। तो हमने इसको इसके लिए प्लान किया था कि आप वहाँ जाके सिर्फ बात करना, ऐसा होता है या नहीं होता है वहाँ पर। तो वहाँ बातों से, उनकी बातों से ऐसा लगा कि होता है, तो इसने ये उन लोगों को चिन्हित किया कि किन लोगों के साथ होता है। तो फिर उनसे मैंने काउंसिल करके बातचीत की, उनको समझाया, तो वो लोग अपने स्टेटमेंट दिए ऐसा करके। सर कितने बच्चों पर मामला दर्ज हुआ है और किन किन धाराओं में इन पर मामला दर्ज हुआ है? धाराओं में तो 294, 323, 506 और रेगिंग एक्ट में कायमी है। और जो 11 लोग अभी तक चिन्हित हो चुके हैं और उनके खिलाफ 41 के नोटिस जारी कर शीघ्र अभियोजन पत्र भी पेश करने वाले हैं। आप तो वैसे भी अपराधियों को पकड़ते हैं, लेकिन आपके लिए, आपकी टीम के लिए कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हैं। नहीं देखिए, पुलिस के लिए ब्लाइंड केस खोलना सब रहता है, हम मर्डर वगैरह ये सब चीज़ें खोलते ही हैं। ये केस एक साधारण टाइप का केस था हमारे लिए, परंतु जब उसका पैटर्न देखा हमने कि जब फरियादी नहीं मिल रहे हैं, आरोपी का भी नहीं पता है, परंतु घटना फिर भी हो रही है, तो इसमें हमने खात्मा लगाने के लिए भी सोचा था। फिर खात्मा लगाने के सोचा था, उसी टाइम पर हमारे पास कुछ ऐसे फ़ोन आए वहाँ से कि सर घटनाएं सही में होती है पर कोई सामने नहीं आना चाहता। तो मुझे लगा कि अगर इसमें हम खात्मा लगा देंगे तो जो जूनियर्स वहाँ पर जाते हैं, जो उनके साथ मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ती है, उनके साथ अन्याय होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है वो उसका उपयोग किया। और जो जूनियर्स जाते हैं, जिनको पढ़ाई से डर लगता है या कॉलेज के कैंपस से भय लगने लगता है, इस कारण से तो उनको थोड़ा भय दूर हो, और जो सीनियर्स बदतमीजी करते हैं, रैगिंग करते हैं, उनमें भय हो, इसके लिए हमने ये प्रयास किया। तो आखिरी सवाल मेरा यही था कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि आपने खुद बताया कि जैसे मेरा सवाल भी था कि किस तरह से ये लड़के छात्र थे, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, तो इन तक मनोवैज्ञानिक तौर पर इनको तोड़ना कितना मुश्किल था आपकी टीम के लिए और आपके लिए? नहीं, मुश्किल तो इसलिए था कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में जाके उनसे जानकारी निकलाना, वो पढ़े लिखे रहते हैं, इंटेलिजेंट है। अगर उन्होंने ठान लिया है कि हमको नहीं बताना तो नहीं बताएंगे। फिर दूसरा, कॉलेज कैंपस में इलीगली किसी से दादागिरी या मारपीट या कोई इस टाइप की चीज़ भी नहीं हो सकती है, या किसी को प्रताड़ित करके नहीं पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर हमको वो साइकोलॉजिकली और वैधानिक तरीके से काम करना था। इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो था, परंतु हमारी टीम जो जाती थी वो बहुत शालीनता से, संयम से काम करती थी, पूछताछ करती थी। बाद में हम भी बात करते थे, तो उनसे ये सब संयम और शालीनता से जब बातचीत की और उनको बताया, समझाया कि कानून में आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, आपको बताया नहीं जाएगा, तो सबको समझ में आए। कई लोगों ने इसमें उनके खिलाफ बयान दिए। सर तहजीब जी, शालिनी जी, आप तो का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आला अधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज से, जैसा आपने खुद कहा कि बहुत संवेदनशील मामला था, क्योंकि जूनियर छात्रों के मन में भय था, वो सामने नहीं आ रहे थे, और ऐसे में कॉलेज कैंपस में जाकर, वो भी मेडिकल कॉलेज के प्रदेश के सबसे बड़े इस केस को सॉल्व करना, हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।